हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल 11 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर 8 का एक और नए टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी को हिंदी में पलायन वेग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर स्केप वेलोसिटी का नोटेशंस देखेंगे, इसका डेफिनेशंस देखेंगे और डिफरेंट टाइप के जो प्लैनेट्स हैं उनका स्केप वेलोसिटी क्या होता है और इसके लिए डेरिवेशंस देखेंगे। और डेरिवेशंस के माध्यम से हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि मून का और अर्थ का जो स्केप वेलोसिटी उसका वैल्यू कितना होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशंस लिखा हुआ है इसको समझाने से पहले आप लोग को पता होगा कि जैसे कि ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस से जब हम लोग किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये कुछ हाइट पर चला जाता है, उसके बाद वापस से अर्थ सरफेस में आ जाता है। उसके बाद जब हम लोग इसकी वेलोसिटी को फिर से बढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा हाइट तक जाता है। उसके बाद फिर से ये वापस अर्थ सरफेस पर आ जाता है। ठीक है, फिर से ये अर्थ सरफेस पर वापस आता है। इसी प्रकार अगर इसकी वेलोसिटी को और इंक्रीज करता हूँ और इंक्रीज करते जाता हूँ और एक वेलोसिटी ऐसी होती है जिस वेलोसिटी से इसको फेंकने पर ये वापस से अर्थ सरफेस पर नहीं आता है, तो उसी मिनिमम या उसी सफिशियंट वेलोसिटी को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एस्केप वेलोसिटी नाम दे देते हैं। एक बार और रिपीट करता हूँ, जब भी हम लोग अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर की तरफ फेंकने के लिए एक मिनिमम या सफिशियंट वेलोसिटी से जब हम लोग उसको फेंकते हैं कि वो वापस से अर्थ सरफेस में ना आए, तो उसी वेलोसिटी को क्या कहेंगे, स्केप वेलोसिटी कहेंगे। और उसी डेफिनेशंस को यहाँ पर लिखा हुआ है दो तरीके से। अगर ये डेफिनेशन आप लोग को समझ में ना आए तो इस डेफिनेशंस को आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। स्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे जस्ट स्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। जब भी किसी बॉडी को हम लोग ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंकते हैं तब स्केप वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी होता है जिस वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकने पर वो क्या कर लेता है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस कर लेता है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने के बाद वो बॉडी जो है वापस से अर्थ सरफेस पर नहीं आता है। इसीलिए इस मिनिमम वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, स्केप वेलोसिटी कहा जाता है। वैसे भी आप लोगों को पता होगा ये जो अर्थ होता है इसके चारों तरफ क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड का कुछ ना कुछ रेंज तो होता होगा। ठीक है, किलोमीटर या कुछ किलोमीटर होता है ना। तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड रेंज को क्या कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, इसी वजह से वो वापस नहीं आता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसी को हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इफ यू थ्रो एनी बॉडी विथ a sufficient velocity from earth surface, this body will never come back, it will escape from the gravitational field range of the earth, then this sufficient or minimum velocity is called escape velocity। जब हम लोग किसी बॉडी को सफिशियंट वेलोसिटी से अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वापस से नहीं आता है अर्थ सरफेस पर। इट विल स्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड रेंज ऑफ अर्थ। ये अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो रेंज है उसको क्या कर लेता है, स्केप कर लेता है। ठीक है, देन दिस सफिशिएंट और मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड स्केप वेलोसिटी। तो उसी मिनिमम या सफिशिएंट वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, स्केप वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज बता दूं, हम लोग के अर्थ का जो स्केप वेलोसिटी होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अर्थात अगर किसी बॉडी को मैं अर्थ सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर मैं फेंकूं उसको तो वो अर्थ सरफेस पर वापस नहीं आएगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केप करके वो आगे मूव करने लगेगा। इसी प्रकार अगर मैं मून की बात करूं तो मून का 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इस वेलोसिटी से अगर मून सरफेस से हम लोग किसी बॉडी को फेंकते हैं तो वो वापस से मून सरफेस पर नहीं आता है बल्कि ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर लेता है। इसी प्रकार अगर मैं मरकरी प्लेनेट की बात करूं तो 4.28 किलोमीटर पर सेकंड होता है और अर्थ का कितना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। उसी प्रकार जुपिटर का होता है 60 किलोमीटर पर सेकंड और सन का होता है 618 किलोमीटर पर सेकंड। न्यूट्रॉन स्टार का होता है 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ये सभी क्या है, सभी प्लेनेट का स्केप वेलोसिटी है। तो आप लोगों को यहाँ पर मून और अर्थ का याद रखना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अर्थ का कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और मून का कितना होता है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आगे हम लोग इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये जो स्केप वेलोसिटी है इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उस फॉर्मूले से मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा कि मून का स्केप वेलोसिटी इतना क्यों होता है और अर्थ का जो स्केप वेलोसिटी है वो इतना क्यों होता है। तो इन सभी को हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को स्केप वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। स्केप वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी, ये मिनिमम वेलोसिटी होता है या सफिशियंट वेलोसिटी होता है। इतनी वेलोसिटी से फेंकने पर किसी जो अर्थ है वहाँ से किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकने से वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर लेता है, वापस से अर्थ सरफेस पर नहीं आता है। लेकिन इससे कम वेलोसिटी पर फेंकेंगे तो वो अर्थ सरफेस में वापस से आ जाएगा और इससे ज़्यादा वेलोसिटी पर फेंकेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर लेगा। तो इससे ज़्यादा वेलोसिटी को हम लोग स्केप वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, हम लोग को सफिशिएंट या मिनिमम वेलोसिटी को क्या करना है, क्या कहना है, स्केप वेलोसिटी कहना है। तो 11.2 ही क्या है, मिनिमम वेलोसिटी है या सफिशिएंट वेलोसिटी है। इससे कम वेलोसिटी में फेंकेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाएगा जो बॉडी है, और इसे ज़्यादा वेलोसिटी पर फेंकेंगे तो क्रॉस कर लेगा। लेकिन हमको ना तो ज़्यादा लेना है ना तो कम को लेना है, हमको क्या लेना है, सफिशिएंट या मिनिमम वेलोसिटी को कंसीडर करना है स्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब चलिए हम लोग डेरिवेशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके डेरिवेशंस को समझने से पहले यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये पिंक कलर का सर्कल देख पा रहे हैं आप लोग, ये अर्थ है, कंसिडर कर लेते हैं, जिसका मास कितना है, हमारे अर्थ का मास है कैपिटल एम। इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ओ, और इसका रेडियस कितना कंसीडर किए, कैपिटल आर। और हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो ये जो व्हाइट कलर का जो डॉटेड सर्कल आप लोग को दिख रहा है इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड रेंज है। अब जब हम लोग किसी बॉडी को ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंकते हैं तो इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है इनफाइनाइट। इसको फेंकने पर ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। फिलहाल हम लोग अर्थ सरफेस, ये है अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को जब हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड रेंज को हम लोग क्यू कंसीडर कर लेते हैं, तो इस पॉइंट को क्रॉस कर लेता है। अब इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद ये कहीं भी जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग इसका जो रेंज है उसको इनफाइनाइट कंसीडर किए हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग को स्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, डेरिवेशंस करना है, इसलिए हम लोग यहाँ से अर्थ सरफेस से जिस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं हम लोग कंसीडर कर लेते हैं वो एक पॉइंट है पी, इसको क्रॉस करके जाता है। इस पॉइंट को हम लोग पी नाम दे दिए हैं और यहाँ पर अर्थ सरफेस पर बॉडी था उसको हम लोग ए नाम दे दिए हैं। तो ये पी पॉइंट से होकर कहाँ जाता है, क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट से होकर ये आगे बढ़ता है। तो हम लोग कैलकुलेशन पर्पज से यहाँ पर 2 पॉइंट चूज कर लिए हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं अर्थ सरफेस से जिस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं पी क्यू को। ठीक है, और यहाँ से अर्थ, जो अर्थ का सेंटर है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जो पी डिस्टेंस है इसको कंसिडर किए हैं, और पी से क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको डी एक्स लिखते हैं। तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा। अब चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जी एफ का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ, डी एक्स का मतलब होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये कौन सी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं। कैपिटल एम का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, एक्स का मतलब होता है बॉडी का डिस्टेंस, कहाँ से, सेंटर ऑफ अर्थ से। ए का मतलब क्या है, ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, और x प्लस डी एक्स क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड रेंज है जो अर्थ का सेंटर है वहाँ से। और P और Q का मतलब क्या है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो कि हमको ये बताता है कि पार्टिकल्स को जब हम लोग नीचे से अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंके हैं तो पहले P पॉइंट से वो Q पॉइंट तक शिफ्ट हुआ है। और स्मॉल m का मतलब है जिस बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं उसका मास कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, जिस बॉडी को हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना उसका मास कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल m को। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चूंकि हम लोगों को पता है कि जो अर्थ सरफेस से है ये बॉडी को जब हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं
तो इसके लिए हम लोग को वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसके लिए स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, तो फिर हम लोग पूरे इसके लिए x इज इक्वल टू आर से लेकर x इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। यहाँ पर अर्थ सरफेस पर जो बॉडी है इसके लिए हम लोग x का वैल्यू, कोऑर्डिनेट का वैल्यू r कंसीडर कर रखे हैं, और ये बॉडी को जब अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये कहाँ तक ट्रेवल कर सकता है, तो x इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक ट्रेवल कर सकता है। वैसे अभी एस्केप वेलोसिटी में हम लोग को केवल ग्रेविटेशनल फील्ड रेंज से मतलब है, और अगर हम लोग टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, इनफाइनाइट लेंगे, r से लेकर इनफाइनाइट लेंगे अगर टोटल वर्क डन निकालना हो तब इसका रेंज। फिलहाल हम लोग को स्मॉल एलिमेंट मतलब p से q पॉइंट तक, मैं बोला ना अभी एस्केप वेलोसिटी में किससे मतलब है, ग्रेविटेशनल फील्ड रेंज से। तो ये अर्थ सरफेस है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो पॉइंट P से Q तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx, इसके लिए हम लोग को स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करना है। और हम लोग को वर्क और फोर्स के बीच का रिलेशन पता है, क्या होता है वो, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पर हम लोग स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं, इसलिए dw इज इक्वल्स टू क्या लेंगे हम लोग, f dx लेंगे। क्या लेंगे, हम लोग को पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पर इस वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए स्मॉल वर्क डन क्या लिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स लेंगे। ये किसके लिए है, पी क्यू के लिए है। और हम लोग को ऑलरेडी पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। चूँकि यहाँ पर अर्थ से सेंटर से हम लोग डिस्टेंस को क्या ले रखे हैं, एक्स ले रखे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आर स्क्वायर, ये होता है एक्चुअल में एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर m1 की जगह पर कैपिटल M, m2 की जगह पर स्मॉल m, और आर स्क्वायर की जगह पर हम लोग एक्स स्क्वायर ले रखे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अर्थ का मास कैपिटल M लिए हैं और जिस बॉडी के ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं उसका मास हम लोग स्मॉल m लिए हैं, और डिस्टेंस को क्या ले रखे हैं, x ले रखे हैं, इसलिए। अब इस वैल्यू को मैं इसमें अगर पुट कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाता है। अब मुझे क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है, इस पूरे सिस्टम के लिए वर्क डन निकालना है। तो इसको मैं कहाँ से कहाँ तक डिफरेंस इंटीग्रेट कर देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू आर से एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू आर टू एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तब मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं टोटल वर्क डन को W इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू आर, है ना, और x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, x इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू आर, और यहाँ पर dw लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर dw। अब ये dw का वैल्यू हमारे पास यहाँ से है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है w इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एक्स इज इक्वल टू आर, इंटीग्रेशन लिमिट है ये, और जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, जी एम एम को, अंदर में जो बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाऊँगा तो एक्स की पावर में -2 हो जाएगा। और जब हम लोग इसका इंटीग्रेशंस करेंगे, ये जो x की पावर -2 है इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -2 + 1 और अपॉन में -2 + 1, और इसका लिमिट हम लोग क्या ले रखे थे, r से इनफाइनाइट ले रखे थे, तो ये आ जाएगा r से इनफाइनाइट। और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर -2 + 1 -2 + 1, और लिमिट क्या आ गया है, r से इनफाइनाइट। अब हम लोग लिमिट ओपन करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 + 1 का वैल्यू क्या आएगा, -1, यहाँ पर भी -2 + 1 का वैल्यू क्या आएगा, -1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जब लिमिट ओपन करूंगा तो x के जगह पर पहले क्या करूंगा, इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि अपर लिमिट को पहले ओपन करते हैं, और जब लोअर लिमिट को ओपन करेंगे तो x की जगह पर क्या रखेंगे, r रखेंगे, तो यह आ जाएगा इनफाइनाइट के पावर में -1 और r के पावर में -1, और ये तो माइनस रहेगा ही, और ये वाले माइनस को मैं बाहर निकाल लिया हूँ यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है 1 अपॉन इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो W इज इक्वल टू जी एम स्मॉल m, ये हो जाएगा 0, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन r, और जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m -r। तो इस प्रकार से W इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिल गया, टोटल वर्क डन इस सिस्टम के लिए W इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं।
अब हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², बट यहाँ पर हम लोग स्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी को हम लोग नॉर्मल v ना लिख कर क्या लिख दिए हैं, वी ई लिख दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर वी ई का मतलब क्या है, स्केप वेलोसिटी है। दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन देन अ बॉडी विल बी स्केप द ग्रेविटेशनल ऑफ द अर्थ। यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको वर्क डन के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है एनर्जी का डेफिनेशन ही क्या होता है, या डेफिनेशन ये कहता है एनर्जी का कि किसी भी काम को करने के लिए करने की जो एबिलिटी होती है, किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको वर्क डन के इक्वल लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 mv²। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और 3 को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को ये इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका था और यहाँ पर हम लोग को इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और 1 को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर को आप लोग करेक्ट कर लेना, 3 लिख चुका था मैं यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। ये भी वर्क डन है, इक्वेशन नंबर 1 भी क्या था, वर्क डन था। तो यहाँ पर 1/2 mv² इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर मिल गया है ना, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से आया, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ से m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले 2 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो v² इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2gm/r मिल जाएगा। और हम लोग को एक चीज़ और पता है, हम लोग ये कैलकुलेशन कर चुके हैं, g इज इक्वल्स टू जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसका वैल्यू कैपिटल G कैपिटल m/r² होता है। तो यहाँ से r को मैं क्या लिख सकता हूँ, r/r लिख सकता हूँ, और एक r को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो यहाँ पर एक r बच जाएगा, तो ये हो जाएगा GR इज इक्वल टू GM/r। अब यहाँ पर GM/r को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, GR लिख सकता हूँ, इसलिए इसको मैं क्या लिख दिया हूँ, V² इज इक्वल टू 2GR लिख दिया हूँ। और जब स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा VE इज इक्वल टू √2GR। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और इसी को क्या कहा जाता है, स्केप वेलोसिटी कहा जाता है, और यही क्या है, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के थ्रू किसी भी प्लैनेट्स का अगर हमको उसका रेडियस पता है तो इजीली हम लोग उस प्लैनेट्स का जो स्केप वेलोसिटी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अर्थ का मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो हम लोग को पता है अर्थ का जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और हम लोग को ये भी पता है कि अर्थ का जो रेडियस होता है वो 6.4 क्रॉस 10⁶ मीटर होता है। तो इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूट करने पर मुझे मिल जाएगा VE अर्थ √2 क्रॉस 9.8 6.4 10⁶। और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिलता है 11.2 10⁻³ मीटर पर सेकेंड मिलता है। और यहाँ पर मीटर को, यहाँ पर 10⁻³ मीटर है, इसको अगर मैं किलोमीटर में चेंज करना चाहता हूँ तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 और +3 क्या हो जाएगा, 10⁻0, और 10⁻0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मीटर को जब हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा VE इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका था, अर्थ का स्केप वेलोसिटी कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और वहीं यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। और इसी को कहा जाता है मिनिमम और सफिशिएंट वेलोसिटी। सफिशिएंट वेलोसिटी क्या करने के लिए, स्केप करने के लिए, किसको, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को। जो वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी एक बार देख लेते हैं। फॉर VE वी हैव नेग्लेक्टेड द एयर रेजिस्टेंस। जब भी हम लोग स्केप वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी को जब हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वहाँ पर एयर जो है उसको कुछ ना कुछ रेजिस्ट करता है, उसके मोशंस को अपोज करता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है स्केप वेलोसिटी के कंडीशन में। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, VE डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोजेक्टेड एंगल। जब हम लोग किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड एंगल बनता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोजेक्टेड एंगल क्या होता है। तो एंगल के ऊपर डिपेंड
नहीं करता है, ये थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। थर्ड बात करते हैं, वी ई डिपेंड ऑन द आर एंड जी एंड एम। एस्केप वेलोसिटी जो है केवल रेडियस ऑफ प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करता है और जी के ऊपर डिपेंड करता है, और मास के ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। मास कुछ भी रहे, क्योंकि यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी क्या है, वी ई टू जी आर है, तो ये केवल आर और जी के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर नहीं करता है। मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि बॉडी का मास कुछ भी हो, बॉडी का मास कुछ भी हो, ये एस्केप वेलोसिटी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन आप लोग को यदि एग्जाम में पूछा जाए कि एस्केप वेलोसिटी जो है बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं, प्लेनेट के मास के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं, तो आप लोग को बोलना होगा कि एस्केप वेलोसिटी जो है बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट मास ऑफ प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करता है। और यदि आप लोग को पूछते हैं कि मास ऑफ प्लेनेट के ऊपर डिपेंड क्यों करता है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी जो है जी के ऊपर डिपेंड करता है, और जी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से, इस वजह से यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो है मास ऑफ प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जिस बॉडी को हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं उस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एस्केप वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। आगे बात करते हैं, वी ई इज इक्वल्स टू 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। जो मून का एस्केप वेलोसिटी होता है वो 2.3 किलोमीटर सेकेंड पर सेकेंड होता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। इसी प्रकार मरकरी का कितना होता है, 4.28 होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये एस्केप वेलोसिटी के कुछ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्केप वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए स्केप वेलोसिटी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द स्केप वेलोसिटी फॉर एन atmospheric particles 1600 kilometer above the earth's surface given that the radius of the earth is 6400 kilometer and acceleration due to gravity on the surface of the earth is 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मैं आप लोगों को तीन चीज़ें बताया हूँ। वो तीन चीज़ें क्या थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़, क्वेश्चन को रीड करके हमको ये एनालिसिस करना है कि जो डाटा दिया हुआ है वो क्या है, गिवन डाटा। क्या एनालिसिस करना है, गिवन डाटा। डाटा जो दिया हुआ है उसके बाद हम लोग को एनालाइज करना है। एनालाइज ये करना है कि उसमें हम लोग को निकालना क्या है। निकालने के बाद जो डाटा हमको निकालना रहेगा और जो डाटा हमको दिया हुआ है उससे रिलेटेड हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को थर्ड चीज़ एनालाइज करना है फॉर्मूला, कि कौन से फॉर्मूला से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, तो हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है स्केप वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट करना है, स्केप वेलोसिटी, मतलब वी ई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और आगे हम लोग को दिया हुआ है अर्थ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल 1600 किलोमीटर अबो द अर्थ सरफेस। जैसे कि ये अर्थ है और अर्थ का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और इस अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर, 1600 किलोमीटर अबो अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर, h इज इक्वल्स टू 1600 किलोमीटर अबो द अर्थ। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, स्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करना है गिवन रेडियस। और यहाँ पर ये अर्थ का जो रेडियस है ये हम लोग को दिया हुआ है 6400 किलोमीटर दिया हुआ है, और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। अब ये डाटा हमको दिया हुआ है और ये वैल्यू हम लोग को निकालना है। ये एज हाइट का केस है, चूँकि हम लोग को पता है v का फॉर्मूला हम लोग अब भी जस्ट कैलकुलेट किए हैं, ये होता है 2gr। बट यहाँ पर जो पार्टिकल है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल कहाँ पर रखा हुआ है, एज हाइट पर रखा हुआ है, और एज का वैल्यू कितना है, 1600 किलोमीटर है। तो यहाँ पर g को g ना लिखकर मैं gh लिख देता हूँ। और हम लोग को एक और चीज़ पता है कि g का जो वैल्यू है ये gm/r² होता है। तो ये तो अर्थ सरफेस के लिए था, अर्थ के अंदर की बात है। लेकिन अर्थ सरफेस से ऊपर एज हाइट पर हम लोग एक फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे, GH इज इक्वल्स टू GM/r + h
होल स्क्वायर। इसका डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इस gm का वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, यहाँ से मैं gm का वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, gm इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस gm के जगह पर इसको मैं हटाकर यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये gh का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर gh का वैल्यू हो जाएगा जी आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी एच का वैल्यू निकल गया और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जी एच इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये यही फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको एक पार्टिकल दिया हुआ है जो यहाँ पर है, इसके लिए हमको एस्केप वेलोसिटी निकालना है, इस वजह से। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2gh। यहाँ पर r की जगह पर हम लोग r प्लस एच ले लेते हैं क्योंकि h हाइट की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है ve 2gh r प्लस एच। और gh का वैल्यू मैं अभी कैलकुलेट करके बताया हूँ ऐसा क्यों होता है। ठीक, वैसे भी ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे जब हम लोग g का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, जी का वेरिएशन पढ़ रहे थे अर्थ के शेप के आधार पर और इसका एल्टीट्यूड पर, डेप्थ पर, एल्टीट्यूड को हाइट भी बोल सकते हैं, तो ये फार्मूला कैलकुलेट करे थे। तो ये फार्मूला मिल गया। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो यही फार्मूला कैसे दिखेगा, वी ई अंडर रूट 2 क्रॉस टी जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर क्रॉस आर प्लस एच। तो इस वैल्यू को यहाँ पर रखने के बाद ये हमको मिल जाता है। अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमको क्या मिलेगा, 2g r स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच मिल जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, g का वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है और h का वैल्यू दिया हुआ है। और r का जो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और h का जो ये वाला वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और r प्लस एच, ये r का वैल्यू है, ये h का वैल्यू है, तो r प्लस एच निकालेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 8 क्रॉस 10 के पावर 6 मीटर मिल जाएगा। दोनों को क्या कर दिए हम लोग, ऐड कर दिए हैं, दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद हम लोग को इतना मिल गया। अब सभी वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 क्रॉस g का वैल्यू है 9.8 क्रॉस r का वैल्यू है 6.4, 10 की पावर 6 होल स्क्वायर 2 और r प्लस एच का वैल्यू कितना है, 8 क्रॉस 10 की पावर 6 है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, अगर सॉल्व नहीं होगा तो बताना, मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा। जब हम लोग इस अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाता है 10.02 क्रॉस 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड मिल जाता है। और इसी को अगर हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 10 के पावर 3 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमको मिल जाएगा 10.02 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या कहते हैं, वी ई इज इक्वल्स टू 10.02 किलोमीटर पर सेकेंड मिल गया। यही तो किलोमीटर पर सेकेंड क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी का यूनिट होता है ना। तो ये क्या हो गया, हमको मिल गया वी ई इज इक्वल टू 10.0.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसलिए करवाया हूँ क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे, इसका यूटिलाइज कैसे करना है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं इसको सॉल्व करवाया हूँ। तो इस प्रकार से एस्केप वेलोसिटी का जो टॉपिक है ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन देखा। डेफिनेशन देखने के बाद हम लोग एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू देखे हैं डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसका डेरिवेशन देखा। डेरिवेशंस देखने के बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे। अब यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। आगे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है सैटेलाइट। ठीक है, तो आप लोग के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी को पढ़ने के लिए हम लोग को पूरा सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर सैटेलाइट से रिलेटेड हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका टाइप्स देखेंगे, और इसको लॉन्चिंग कैसे करते हैं, लॉन्च कैसे करते हैं वो देखेंगे, और ऑर्बिटल वेलोसिटी देखेंगे। इन सभी टॉपिक्स में आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ऑर्बिटल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सैटेलाइट का मतलब क्या होता है। वैसे तो सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। तो सैटेलाइट एक डिवाइस होता है ना, एक बॉडी होती है, एक डिवाइस होता है जो किसी भी प्लैनेट्स के अराउंड
क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, अ सैटेलाइट इज अ बॉडी और डिवाइस विच कंटिन्यूअसली रिवॉल्व ऑन इट्स ऑन अराउंड द मच लार्जर बॉडी इन अ स्टेबल ऑर्बिट। तो सैटेलाइट क्या होता है, एक बॉडी होता है, एक डिवाइस होता है जो कंटिन्यूअसली घूमते रहता है। कहाँ पर घूमते रहता है, वो अपनी खुद की खुद का जो स्टेबल ऑर्बिट होता है वहाँ पर वो घूमते रहता है किसी प्लैनेट्स के चारों तरफ। और सैटेलाइट जो है टू टाइप से होता है, एक तो होता है नेचुरल, जैसे कि हम लोग के अर्थ का कितने सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल वन होता है जिसको हम लोग मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मून बोलते हैं। और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जैसे कि जुपिटर है, उनका भी बहुत सारा जो है सैटेलाइट है ना। और उसी प्रकार सेकेंड टाइप होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है, जो इंसानों के द्वारा होता है, मेक मैड होता है ना, मैन मेड होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे कि इंसानों के द्वारा बनाया गया कितने सैटेलाइट हैं यहाँ पर मैं मेंशन कर दी हूँ, इसको आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। सैटेलाइट क्रिएटेड बाय नेचर इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। जैसे कि मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ऑल प्लैनेट्स आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सन, जुपिटर प्लैनेट हैव 14 नेचुरल सैटेलाइट, सैटर्न हैव 12 नेचुरल सैटेलाइट। जिस प्रकार अर्थ का जो सैटेलाइट है वो क्या है, मून है, उसी प्रकार जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट हैं उन लोग के पास भी क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे कि सभी प्लेनेट जो 9 टाइप के जो प्लेनेट है ना, 8 या 9 टाइप के जो प्लेनेट है वो सन का सैटेलाइट होता है। उसी प्रकार जो जुपिटर होता है इसके बाद 14 मतलब 14 इसके पास क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं नेचुरल। जो शनि ग्रह होता है उसका क्या होता है, 12 मतलब 12 नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यहाँ पर मेंशन कर दी हूँ, जो आप लोग सुने भी होंगे। अच्छा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ वही चीज़ यहाँ पर लिखा होता है, अ मैन मेक सैटेलाइट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे कि फर्स्ट आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है किसके द्वारा बनाया गया था, रशियन लोगों के द्वारा बनाया गया था। और इसको लॉन्च कब किया गया था, 4 अक्टूबर 1957 में किया गया था। और इस सैटेलाइट का नाम क्या था, स्पुतनिक 1 था। ठीक है। इसी प्रकार जो सेकंड सैटेलाइट था आर्टिफिशियल, वो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। और इसका नाम क्या था, आर्यभट्ट नाम था। उसी प्रकार थर्ड है चंद्रयान 2, ये तो आप लोग सुने होंगे, 22 जुलाई 219 में इसको लॉन्च किया गया था। फोर्थ है चंद्रयान 3, इसको भी आप लोग सुने होंगे, ये अभी अभी की बात है, 14 जुलाई 2023 की बात है। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो लॉन्च किए गए थे। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में, जो कि इस फोर्थ टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोग के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर हम लोग जिस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं उसको v0 से डिनोट किया जाता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी को v0 से डिनोट किया जाता है। तो इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि किसी भी प्लेनेट का हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट इज डिनोटेड बाय v0। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है, जरूरी वाला वेलोसिटी होता है। किस लिए जरूरी होता है, तो किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में पुट करने के लिए, उसके ऑर्बिट में जहां पर वो रिवॉल्व कर सके, घूम सके किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ। यहाँ पर अर्थ की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ अर्थ लिखा है, अराउंड दी अर्थ। अगर हम लोग दूसरे प्लेनेट की बात करते तो यहाँ पर दूसरा प्लेनेट होता जैसे कि हम लोग को मार्स या मून के बारे में स्टडी करना है, तो वहां पर हम लोग जो सैटेलाइट भेजते हैं तो वो किसके ऑर्बिट पर घूमता है, वो अर्थ के, सॉरी, जो मून है या फिर मार्स है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में उसके चारों तरफ क्या करते हैं, अपनी खुद के ऑर्बिट में चारों तरफ घूमते हैं। बट यहाँ पर हम लोग अर्थ के केस में बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर अर्थ लिखा है। तो याद रखिएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, एक रिक्वायरमेंट वेलोसिटी होती है। किस लिए, तो किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए या पुट करने के लिए क्या होती है, एक जरूरी वेलोसिटी होती है, आवश्यक वेलोसिटी होती है। और इसको v0 के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब चलिए इसके डेरिवेशंस की बात करते हैं। हम लोग को v0 का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं ये अर्थ है जिसका मास है कैपिटल M।
इसका सेंटर पॉइंट है O और इसका रेडियस है R। और हम लोगों को अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस यानी कि यहाँ से हम लोग को एक सैटेलाइट को कहाँ रखना है, एक स्टेबल ऑर्बिट में भेजना है। और ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये एक स्टेबल ऑर्बिट है, जहाँ पर ये सैटेलाइट क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये अर्थ सरफेस से h हाइट पर है ये सैटेलाइट। सैटेलाइट के मास को हम लोग स्मॉल m कंसीडर कर लेते हैं और ये जो अर्थ का जो मास है इसको कैपिटल M कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर ये सैटेलाइट जो है अर्थ सरफेस से h हाइट पर है तो अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो सेंटर से सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस h हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो सैटेलाइट है जिस वेलोसिटी से अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के चार ओर, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी को v ना कंसिडर करके हम लोग v0 कंसिडर कर लेते हैं, ताकि हमको समझ में आए हम लोग यहाँ पर जिस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा इस डायग्राम में कैपिटल M का मतलब है मास ऑफ अर्थ, E का मतलब है अर्थ, O का मतलब है सेंटर ऑफ अर्थ, R का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल m का मतलब है मास ऑफ सैटेलाइट, R प्लस H का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ सेंटर या ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थ, ऐसा बोल सकते हो। V0 का मतलब है यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं नाउ वी कैन राइट फॉर सैटेलाइट। चूँकि सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों ओर घूम रहा है तो उसके पास टू टाइप का फोर्स लग रहा है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है वहाँ पर, दूसरा सेंट्रिपिटल फोर्स काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। और सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, जो अंदर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है किसी भी बॉडी के ऊपर। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G(m)m अपॉन r स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है ना। तो यहाँ पर G(m)m वैसा ही रहेगा। यहाँ पर r के जगह पर हम लोग डिस्टेंस को क्या ले रखे हैं, अर्थ और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस r प्लस h ले रखे हैं। तो ये r के जगह पर क्या आ जाएगा, r प्लस h होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स किसके लिए, सैटेलाइट के लिए। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग को सेंट्रिपिटल फोर्स का वैल्यू भी पता है, ये होता है mv स्क्वायर अपॉन r। ये क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r होता है। तो यहाँ पर r के जगह पर हम लोग क्या ले रखे हैं, r प्लस h ले रखे हैं और v के जगह पर v0 ले रखे हैं। इसलिए यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, mv0 स्क्वायर अपॉन r प्लस h आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लोग अर्थ के चारों ओर जिस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, इस सैटेलाइट के ऊपर जितना इफेक्ट ग्रेविटेशन का है उतना ही इफेक्ट सेंट्रिपिटल फोर्स का भी है, उतना इफेक्ट सेंट्रिपिटल फोर्स का भी है। तो इसलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम के केस में क्या हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 के वैल्यू को यहाँ पर लाकर पुट कर देते हैं। तो हम लोग को कुछ ऐसा मिल जाएगा, G(m)m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, mv0 का स्क्वायर r प्लस h मिल जाएगा। यहाँ पर r प्लस h और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, m भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, v0 स्क्वायर इज इक्वल टू G(m) अपॉन r प्लस h बचेगा, जो कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। v0 स्क्वायर इज इक्वल टू G(m) अपॉन r प्लस h। अब यहाँ पर स्क्वायर को जब इधर ट्रांसफर करूँगा तो मुझे मिल जाएगा v0 अंडर रूट G(m) अपॉन r प्लस h। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं। और इसी को कहा जाता है किसी भी सैटेलाइट के लिए अर्थ के चारों जो रिवॉल्व कर रहे हैं ना अपने ऑर्बिट में, उस बॉडी या उस सैटेलाइट को या उस सैटेलाइट के लिए क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। इसी को हम लोग मॉडिफाई करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, तो चूंकि हम लोग को पता है g का वैल्यू क्या होता है, G(m) अपॉन r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, G(m) अपॉन r प्लस h है ना, इसमें ऊपर में r और नीचे में r का डिवाइड कर देता हूँ, r का मल्टीप्लाई और r का डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि दोनों कटेगा तो फिर से मुझे यही मिल जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए अब यहाँ पर ये G(m), यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस r को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये तो r स्क्वायर हो जाएगा, r को कॉमन निकालेंगे तो, और यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर h बस है, यहाँ पर r नहीं है इसलिए नीचे में r आ जाएगा, तो 1 प्लस h अपन r आएगा और ये r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर G(m) अपन r स्क्वायर, G(m) अपन r स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, g लिख सकता हूँ,
ठीक है, इसलिए इसको हटाकर मैं जी लिख दिया हूँ, तो मुझे मिल गया जी आर अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर मिल गया। अब इस एच अपॉन आर को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, आर को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो आर प्लस एच हो जाएगा, अपॉन में आर आएगा, आर को ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा। अब इस आर स्क्वायर को मैं कॉमन निकालूंगा तो इसका अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल आर बस बाहर निकलेगा और अंडर रूट में क्या बचेगा, जी अपॉन आर प्लस एच बच जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 का मॉडिफाई फॉर्म है ना, क्योंकि इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को मुझे अर्थ के लिए डिफाइन करना है, मुझे ये कैलकुलेट करना है कि अर्थ के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है। तो उसको कैलकुलेट कर लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि अर्थ सरफेस मतलब एज का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, और अर्थ के लिए हम लोग को जी का वैल्यू भी पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और हम लोग को अर्थ का रेडियस भी पता है 6.4 क्रॉस 10 के पावर 6 मीटर होता है। तो इन सभी वैल्यू को मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, जब इक्वेशन नंबर 4 में इन सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा, v0 इज इक्वल टू आर अंडर रूट जी अपॉन आर, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या करते हैं, आर को अंदर ले जाते हैं, तो आर को अंदर लिखेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर और आर कट जाएगा, नीचे वाला आर है ना, तो अंदर क्या बचेगा, केवल जी आर बचेगा। जी का वैल्यू है 9.8, आर का वैल्यू 6.4 क्रॉस 10 के पावर 6 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर इतना मिल जाएगा, v0 इज इक्वल टू 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट भी क्या होता है, ध्यान रखिएगा, स्केप वेलोसिटी का भी यूनिट क्या था जी, किलोमीटर पर सेकेंड था। वेलोसिटी का यूनिट क्या था, किलोमीटर पर सेकेंड था। और हम लोग नॉर्मल वेलोसिटी जो पढ़ते हैं उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑर्बिटल और स्केप वेलोसिटी दोनों का ही यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना, v0 इज इक्वल टू 7.92 किलोमीटर पर सेकंड है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, इतना ही आंसर आएगा, और नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, वैसे मल्टीप्लीकेशंस के अलावा यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो इसको आप लोग खुद कर सकते हो। तो v0 इज इक्वल टू 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, ये अर्थ सरफेस की क्या है, किसी भी सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग बात करते हैं इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग को क्या मिला था। इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग को मिला था, ये है इक्वेशन नंबर 3, v0 अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। इसी को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। इस फॉर्मूले को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है ये किसी भी सैटेलाइट के उसके खुद के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब स्मॉल एम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और यदि प्लेनेट की मास के ऊपर बात करें तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर आप फॉर्मूले में देख पा रहे हैं कैपिटल एम है। और अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज होता है, कब, जब जो प्लेनेट होता है उसका रेडियस जितना ज़्यादा होता है और उस प्लेनेट के सरफेस से जितने हाइट पर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज होते जाता है, सॉरी डिक्रीज होते जाता है। और इसका वैल्यू इंक्रीज कब होता है, जब रेडियस छोटा होता है और हाइट कम होता है, तो उस सिचुएशंस में क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीज होता है। आप लोग देख भी पा रहे होंगे v0 जो है r और h के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। इसको एमसीक्यू या सेशन रीजन में भी पूछ दिया जाता है। तो हम लोग को पता है, फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं स्केप वेलोसिटी के लिए, अंडर रूट 2gr, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए भी हम लोग अभी अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला निकाले थे, v0 इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको 2 भागों में तोड़ के लिखूं तो इसको अंडर रूट 2 क्रॉस अंडर रूट जी आर लिख सकता हूँ, और इस जी आर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से v0 से, तो मुझे मिल जाएगा वी ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 v0, और इसी को कहा जाता है रिलेशन बिटवीन द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड स्केप वेलोसिटी, वी ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 v0। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को बोलेंगे रिलेशन क्या होता है करके, तो बोल देना जो स्केप वेलोसिटी होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का अंडर रूट 2 मल्टीपल के इक्वल होता है। या फिर आप लोग इसी को ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है स्केप वेलोसिटी का 1 अपॉन अंडर रूट 2
की मल्टीपल होता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। अब बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में। जो सैटेलाइट रिवॉल्व करता है ना अर्थ के चारों ओर अपने ऑर्बिट में, उसका टाइम पीरियड क्या होता है इसको बात करेंगे। वैसे टाइम पीरियड का डेफिनेशन आप सबको पता होना चाहिए। टाइम पीरियड का डेफिनेशन होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये डेफिनेशंस कहाँ से आया है, तो हम लोग को वेलोसिटी का डेफिनेशन पता है, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी होता है। टी का मतलब टाइम होता है, टाइम को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस, जब कोई भी सैटेलाइट जो है चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो ये सर्कुलर मोशन होता है। तो सर्कुलर मोशंस में जब हम लोग वेलोसिटी पढ़ते हैं तो आप लोग को पता होगा हम लोग डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस लेते हैं। तो ये वाला जो सरकमफ्रेंस है ना, वो वाली डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे, तो इसी को लिखा है सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट। और वेलोसिटी की जगह पर कौन सा वेलोसिटी लेते हैं हम लोग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और टाइम की जगह पर क्या लेते हैं, टाइम पीरियड लेते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। सैटेलाइट के केस में सर्कुलर सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट होता है और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैं यहाँ पर सरकमफ्रेंस की बात करूँ, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा। वैसे तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, बट यहाँ पर r की जगह पर हम लोग क्या ले रखे हैं, r+h ले रखे हैं। और वेलोसिटी की जगह ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसलिए v0। तो इस फॉर्मूले को, इस डेफिनेशन को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल T इज इक्वल टू 2πr+h अपॉन v0। और v0 का वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं ये इक्वेशन नंबर 3 से। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा T 2πr+h 1/gm अपॉन r+h का अंडर रूट। और इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाता है 2π, ये वाले अंडर रूट जी एम को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। और यहाँ पर r+h है, यहाँ पर भी r+h है। जब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पर r+h के पावर में कितना है, 1/2 है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये 1 + 1/2 हो जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर t इज इक्वल टू 2πr+h का होल पावर में कितना लिखा है, 3/2 लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये अंडर रूट जी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको GR² लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है स्मॉल g इज इक्वल टू GM अपॉन r² होता है। r² को इधर ट्रांसफर करूंगा तो GM इज इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा, GR² मिल जाएगा। तो यहाँ पर GM को मैं किससे रिप्लेस कर दिया हूँ, GR² से रिप्लेस कर दिया हूँ। अब आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू 2π, ये भी अंडर रूट में है। इसको भी हम लोग अंडर रूट पावर में 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा r+h की पावर में 3/2 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, r+h की पावर 3 और पूरे के पावर में 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो फिर से मुझे 3/2 मिल जाएगा। और 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट लिख सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर इसको क्या लिखा गया है, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट r+h का क्यूब अपॉन GR² लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। तो फाइनली हम लोग को टाइम पीरियड इतना मिल चुका था। अब यहाँ पर इसको अर्थ के लिए निकालना चाहते हैं तो अर्थ के लिए h का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अर्थ सरफेस के लिए हम लोग टाइम पीरियड निकालना चाहेंगे तो h का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, यहाँ पर h का वैल्यू 0 हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, है ना। आगे बात करते हैं t इज इक्वल टू 2π। अब यहाँ पर ये r का क्यूब हो जाएगा और नीचे है r², तो यहाँ पर r का क्यूब और r² है तो r² कट जाएगा यहाँ से, तो 1r बच जाएगा यहाँ पर। तो 2π अंडर रूट r अपॉन g बच जाएगा। और इसी को क्या कहा जाता है, अर्थ सरफेस के लिए टाइम पीरियड कहा जाता है, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट r अपॉन g। अब हम लोग को पता है अर्थ के लिए कितना होता है, r का वैल्यू इतना होता है और g का वैल्यू भी हम लोग को पता है इतना होता है। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कितना मिलता है, t इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3.14 अंडर रूट 6.4 क्रॉस 10 के पावर 6 अपॉन 9.8 मिल जाता है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को कितना मिलता है, t इज इक्वल टू 5078 सेकेंड मिलता है। और जब हम लोग इसको मिनट में चेंज करते हैं तो 84.6 मिनट मिल जाता है। और इसी को कहा जाता है अर्थ के लिए किसी भी सैटेलाइट का अर्थ के रिस्पेक्ट में टाइम पीरियड कहा जाता है।
तो इस चीज़ को याद रखिएगा। टाइम पीरियड कितना आता है अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी भी सैटेलाइट का 84.6 मिनट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड हम लोग देख लिए हैं। अगर ये कैलकुलेशन आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई के अलावा कुछ नहीं है, या आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हाइट ऑफ सैटेलाइट एबो दी अर्थ सरफेस। तो चूंकि हम लोग को पता है ये अर्थ है, अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर होता है ना ये सैटेलाइट, तो इसकी हाइट के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है? अगर हम लोग हाइट को कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो उसको भी हम लोग इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल चुके हैं यहाँ से, देखो। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π√r प्लस एच का क्यूब अपन जी आर स्क्वायर है। मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ, तो टी स्क्वायर 4π स्क्वायर का स्क्वायर r प्लस एच का क्यूब अपन जी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे एच का वैल्यू निकालना है, इसलिए एच को मैं अलग करता हूँ, इसको इधर ट्रांसफर करूंगा, इसको इधर ट्रांसफर करूंगा। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r प्लस एच का क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपन 4π स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर क्यूब है, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये r प्लस एच और ये ब्रैकेट के पावर में कितना आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर पावर में 3 है, इधर जाके 1/3 हो जाएगा, है ना। जैसे स्क्वायर होता है इधर जाके 1/2 हो जाता है, वैसे ये भी हुआ है। अब यहाँ पर एच को यहीं रखते हैं, आर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एच इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपन 4π का स्क्वायर और पूरे के पावर में 1/3 माइनस आर। तो इसी को कहा जाता है हाइट ऑफ सैटेलाइट अबो दी अर्थ सरफेस। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के बारे में। किसके लिए? सैटेलाइट के लिए। किसके लिए बात करेंगे? सैटेलाइट के लिए। तो हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2mv² होता है। बट यहाँ पर वेलोसिटी की जगह पर क्या लेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी लेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग को पता है ऑलरेडी, gm अपॉन आर प्लस एच का अंडर रूट होता है, और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा, और ये अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को कितना मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2mgm अपॉन आर प्लस एच मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग को कितना मिल गया था सैटेलाइट का, 1/2mgm अपॉन आर प्लस एच मिल गया था। अब हम लोग को पता है ऑर्बिटल मोशन के लिए, ऑर्बिटल मोशंस के लिए आप लोग को पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशंस क्या होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है, और यहाँ पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ, या फिर जी का वैल्यू यहाँ पर अपोजिट होता है, जी के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पर नेगेटिव लगा होता है। खैर इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, आप लोग को बस ये याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या होता है, इतना होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है जब हम लोग ऑर्बिटल मोशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को लाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1/2mgm अपॉन आर प्लस एच, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, इतना बचेगा, तो नेगेटिव gmm अपॉन आर प्लस एच बच गया। तो इसी को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इक्वेशन नंबर ए काइनेटिक एनर्जी है सैटेलाइट का, इक्वेशन नंबर बी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है सैटेलाइट का। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल एनर्जी निकालते हैं। हम लोग को पता है टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो इक्वेशन नंबर ए से और इक्वेशन नंबर बी से वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2gmm अपॉन आर प्लस एच माइनस gmm अपॉन आर प्लस एच। इक्वेशन नंबर बी से आया है और ये इक्वेशन नंबर ए से आया है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है हम लोग को, देखो gmm अपॉन आर प्लस एच, gmm अपॉन आर प्लस एच। तो यहाँ पर gmm अपॉन आर प्लस एच को मैं कॉमन निकालूंगा, तो मेरे पास 1/2 माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1 में अगर हाफ को घटाऊं तो मेरे पास माइनस हाफ ही बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा gmm अपॉन आर प्लस एच, और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 1 में से हाफ घटाऊंगा तो हाफ ही बचेगा ना, तो ये हाफ बच गया। बट यहाँ पर नेगेटिव कौन है, बड़ा वाला है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो 1/2gmm अपॉन आर प्लस मिल जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सैटेलाइट का टोटल एनर्जी कितना मिल गया जी,
Gmm/2r+h मिल गया है। तो ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए टाइम पीरियड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन डाल दिया हूँ ताकि आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना आइडिया लग जाए, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोलता क्या है, इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज गोइंग राउंड अर्थ क्लोज टू द इट्स सरफेस। एक सैटेलाइट है जो अर्थ सरफेस के पास में ही क्या करता है, राउंड करता है। व्हाट इज टाइम टेकन बाय इट कंप्लीट वन राउंड। तो ये कितना टाइम लेता है, टेकन टाइम मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना है किसके लिए, वन राउंड के लिए। ठीक है, जैसे कि ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस से चारों ओर यहाँ पर एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो इसको एक राउंड मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पर वापस आने में कितना टाइम लगेगा, टेकन टाइम निकालना है, मतलब हमको टाइम पीरियड ही निकालना है। यदि इस अर्थ का रेडियस कितना दिया हुआ है, 6400 किलोमीटर दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ, सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है, उसके बाद क्या निकालना है उसको एनालाइज करके फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमको आर का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू हमको पता है, और हम लोग को ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी वैल्यू पता है। v0 इज इक्वल्स टू √gr होता है। तो g का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, r का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमको इतना मिल गया है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट क्यों किए हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/v0 होता है। अब आप लोग को यहाँ पर r की जगह पर r+h क्यों नहीं लिए हैं, ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग टाइम पीरियड में तो यही फॉर्मूला पढ़े थे ना। तो वहाँ पर जब हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो वहाँ पर अर्थ सरफेस से एज हाइट पर कंसीडर किए थे सैटेलाइट को, बट यहाँ पर क्या बोला गया है, गोइंग राउंड अर्थ क्लोज टू इट्स सरफेस। यहाँ पर ये सैटेलाइट कहाँ पर है, लगभग अर्थ सरफेस के पास में ही है। तो यहाँ पर एज को हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं, और अर्थ सरफेस के केस में एज को 0 भी लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एज को नहीं लिखा गया है। टाइम पीरियड के फॉर्मूला में t इज इक्वल्स टू 2πr/v0 लिखा गया है। अब v0 का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, 7219 मीटर पर सेकेंड। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, पाई को हम लोग 22/7 लिख सकते हैं। r का वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ से, और v0 का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 7219 मीटर पर सेकेंड। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाता है 5079 सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। और अगर हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करके, तो हम लोग को मिल जाएगा 1.411 आवर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सेकेंड को आवर में कन्वर्ट किया गया है, तो सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, और मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग इसको 3600 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को ये आंसर मिल जाएगा। तो इसी को कहा जाता है टाइम पीरियड। t इज इक्वल्स टू 1.411 आवर, इसी को कहा जाता है टाइम पीरियड। किसके लिए, जिस सैटेलाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो अर्थ सरफेस के अराउंड ही, पास ही क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन मैं नहीं करवाया हूँ, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा, यहाँ पर भी कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। और ये कैलकुलेशन हो कि ये आंसर नहीं आ पाएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और इस प्रकार से आप लोगों का चैप्टर 8 ग्रेविटेशन जो है कंप्लीट होता है, थ्योरी पार्ट जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आज के इस लेक्चर में सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।